वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। दोस्तों प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और दूसरा बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केवल अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है यह हिमालयी अफवाह तंत्र की तरह 12 मासी नहीं है। इसको जल का स्रोत केवल एक ही है और वो है मानसून। इसकी नदियों को प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जो जल की प्राप्ति होती है वह केवल मानसूनी मानसून से होती है, जबकि हिमालयी नदियों को जल की प्राप्ति दो सोर्सों से होती है। एक है ग्लेशियर और दूसरा है मानसून से। ठीक है। और जो अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं, ये नदियां अधिकांशतः विसर्पों का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक। और इन नदियों की खासियत क्या है वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों पहला हेडिंग डाल दीजिए अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। अरब सागर में जो नदियां जल गिराती हैं उनमें लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये चार नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। इसके अलावा मांडवी है, जुआरी है, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनका क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लूनी नदी। दोस्तों जो लूनी नदी है ये इस प्रकार से बहती है राजस्थान की तरफ। ठीक है। और इसका उद्गम है अरावली की पहाड़ियां। हम लिख लेते हैं लूनी नदी के बारे में। इनके बारे में जो जो खास पॉइंट है दोस्तों वो लिखते हुए चलेंगे। ठीक है। तो इसका जो उद्गम है वो है अरावली की पहाड़ियां। उद्गम अरावली से इसका होता है। ठीक। और यह सांभर झील से होकर प्रवाहित होती है। सांभर झील दोस्तों राजस्थान में है। सांभर झील से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है। और यह दोस्तों समुद्र में गिरने से पहले ही कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ठीक। तो लूनी नदी के बारे में ये इतने पॉइंट हमको याद रखने हैं। उद्गम अरावली पर्वत से, सांभर झील से होकर प्रवाहित होती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। दोस्तों अगली जो नदी है वो है साबरमती नदी। ठीक है। इस नदी का नाम है साबरमती नदी। और जो साबरमती नदी है इसका उद्गम उदयपुर के मेवाड़ से होता है। साबरमती नदी का जो उद्गम है वो उदयपुर के मेवाड़ से है। ठीक। ये राजस्थान में पड़ता है, उदयपुर के मेवाड़ से है। ठीक। और यह जो नदी है साबरमती, यह है इस नदी के किनारे दोस्तों दो बड़े शहर स्थित हैं। एक तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है। याद रखेंगे गांधीनगर और अहमदाबाद, ये दोनों इसी नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे साबरमती के बाद जो अगली नदी है माही। दोस्तों माही नदी इस प्रकार से बहती है। ठीक है। और जो माही नदी है यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी के यदि हम उद्गम की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत से होता है। ठीक है। कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश में, यहां से इसका उद्गम होता है विंध्य पर्वत। ठीक। और यह जो नदी है यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को दो बार काटती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है। और जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र। ठीक है। तो इसका जो प्रवाहित क्षेत्र है लिख लेंगे, प्रवाहित क्षेत्र दोस्तों ये मध्य प्रदेश में भी प्रवाहित होती है, राजस्थान में भी होती है और गुजरात में भी होती है। ठीक। इतना लिखेंगे। इसके बाद आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ऊपर का रब कर देता हूं। ठीक। इसके बाद दोस्तों जो अगली नदी है वो है दोस्तों, हाँ एक चीज और याद रखना है आपको कि ये चार नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। अगली नदी है हमारी नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो उद्गम है इसका
मैकाल श्रेणी अमरकंटक के पास से निकलती है। ठीक है, तो लिखेंगे नर्मदा, इसका उद्गम अमरकंटक के पास मैकाल श्रेणी से होता है। ठीक है, नर्मदा नदी का दोस्तों, नर्मदा नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तो इसका प्रवाहित क्षेत्र देख लेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये 3 क्षेत्रों से प्रवाहित होती है। और जो सबसे अधिक लंबाई है इसकी, वो मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक लंबी ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये दोस्तों यह धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है। ठीक है, एक वाटरफॉल बनाती है धुआंधार जलप्रपात, ये बनाती है भेड़ा घाट में, और जो भेड़ा घाट है वो मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट पड़ता है। ठीक है, जबलपुर के निकट एक क्या बनाती है, भेड़ा घाट जलप्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती ये 2 नदियां हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक, डेल्टा नहीं बनाती है और भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक, से होकर प्रवाहित होती है। कारण दोस्तों क्या है, दोस्तों जो हमारा पश्चिमी नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। भ्रंश घाटियों की जो दिशा है वो सामान्य ढाल के विपरीत है, यानी कि ये पूर्वी ढाल की ओर गिरने की बजाय पश्चिम की तरफ आती हैं। ठीक है, और इसमें चूंकि इनकी जो दिशा ढाल है वो अपनी दिशा के विपरीत है और ये भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसमें कोई अवसाद वगैरह नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह नदियां सीधे खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। दोस्तों, ऐसी नदियां जो गिरने से पहले कई सारा अवसाद लेकर आती हैं अपने साथ, ठीक है, ऐसी नदियां जो गिरने से पहले अवसाद लेकर आती हैं, तो समुद्र में मिलने से पहले कई सारी धाराओं में बढ़ जाती हैं, जिससे आकृति का निर्माण होता है। इन आकृति को हम बोलते हैं डेल्टा। जबकि ऐसी नदियां जो सीधे समुद्र में गिर जाती हैं, ठीक है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, इनको हम बोलते हैं ज्वार नदमुख। क्या बोलते हैं इनको, ज्वार नद मुख, या बोल सकते हैं एस्चुअरी। ठीक है, तो नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं, ये 2 नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक, अगला देखते हैं, नर्मदा के बाद जो नदी है वो है ताप्ती नदी। ठीक है, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और फिर ताप्ती नदी। ठीक, ये नदी है हमारी ताप्ती नदी। ठीक, और हाँ, एक चीज और दोस्तों, यह अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी। ठीक, अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो दोस्तों वो गंगा है। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी के बारे में था। अगला हम देखते हैं ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी दोस्तों, ताप्ती नदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या है इसका। ठीक है, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम, दोस्तों ये है ताप्ती नदी और इसका उद्गम होता है महादेव पहाड़ी के निकट बैतूल के पठार से। यहाँ पर महादेव की पहाड़ियां पड़ती है मध्य प्रदेश में ही। ठीक है, यहाँ पर बैतूल का पठार है और यहीं से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ताप्ती नदी का दोस्तों, इसका जो विस्तार है, प्रवाहित क्षेत्र है, प्रवाहित क्षेत्र इसका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। और इसी नदी पर दोस्तों 2 परियोजनाएं भी चल रही हैं, एक उकाई, ठीक है, एक उकाई परियोजना एग्जाम में पूछ लेता है किस नदी पर है, और एक काकरा पारा परियोजनाएं। दोस्तों वीडियो में आगे में डिटेल में बताऊंगा कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है। ठीक है, काकरा पारा दोस्तों, इसी नदी के किनारे एक शहर है जिसका नाम है सूरत। ठीक है, तो सूरत ताप्ती के किनारे। ठीक है, इसके बारे में इतना काफी है।
बस इससे जनरली मुख्यतः यही पूछा जाता है। ठीक है, इसका उद्गम महादेव पहाड़ी, प्रवाहित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात वाला इलाका है। इस पर 2 परियोजना हैं, एक उकाई और एक काकरापारा। यह है इस नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। फिर है मांडवी और जुआरी। दोस्तों मांडवी और जुआरी ये दोनों नदियां, जुआरी या ज्वारी है, एक ही बात है। ठीक है, या ज्वारी है। दोस्तों ये दोनों नदियां गोवा की हैं। ठीक है, पहले तो ये याद रखना है हमको, गोवा की। इसके बाद मांडवी के बारे में इतना याद रखना है कि गोवा की राजधानी पणजी इसके किनारे है। गोवा की राजधानी पणजी इसके किनारे है। ठीक है, और इसे गोवा की लाइफलाइन कहा जाता है। ठीक, जीवन रेखा लिख लेना, यहीं पे लिख लेंगे। गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मांडवी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पूरे गोवा को पीने का पानी उपलब्ध करवाती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी नदी है जुआरी या ज्वारीय नदी। ठीक है, ये गोवा की दोस्तों सबसे लंबी नदी है, लिख लेना, सबसे लंबी गोवा की, गोवा की सबसे लंबी नदी। ठीक है, इसके बाद मांडवी, ज्वारी, फिर है शरावती और गंगावेली। दोस्तों शरावती और गंगावेली ये 2 नदियां हैं, और ये दोनों नदियां हैं कर्नाटक की। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वह शरावती नदी के बारे में याद रखना है कि इस पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है। ठीक है, जोग जलप्रपात भारत का है सबसे ऊंचा, जो कि 253 मीटर ऊंचा है। ठीक है, किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों हमारा जो पश्चिमी घाट है वो अधिक ऊंचा है पूर्वी घाट की अपेक्षा, इसलिए अधिकांश जो जलप्रपात है वो आपको पश्चिमी घाट पर बड़े बड़े जलप्रपात दिखाई देंगे। ठीक है, शरावती, गंगावेली, गंगावेली केवल कर्नाटक में, कुछ इसके बारे में इम्पोर्ट नहीं है। फिर है पेरियार, एक नदी केरल की। ठीक है, और एक है भरतपुझा, ये भी केरल की है। और एक पाम्बा नदी, पाम्बा भी केरल की। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों पेरियार जो नदी है यह नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पेरियार नदी को सबसे लंबी नदी कहा जाता है, केरल की सबसे लंबी नदी, बस इतना ही याद रखेंगे, केरल की सबसे लंबी। और भरतपुझा को लाइफलाइन, जीवन रेखा कहा जाता है केरल का, है ना, जीवन रेखा, क्योंकि ये पीने का पानी उपलब्ध करवाती है केरल वासियों को। ठीक है, और दोस्तों इसका जो उद्गम है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों से होता है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के प्रमुख तथ्य थे कुछ। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम अभी क्वेश्चंस में देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों ए गोदावरी, बी महानदी, सी माही या डी कृष्णा। तो मैं बता चुका हूँ कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। इनमें से माही नदी जो है दोस्तों वह अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों बताया था मैंने, मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है इनमें से माही नदी। तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी का साधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, दोस्तों मैंने बता चुका हूं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्योंकि नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने बताया था कि जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं दोस्तों, यह भ्रंश घाटी के अपने ढाल के विपरीत दिशा की ओर बहती है। ठीक है, भारत में मैंने बताया था ये इस प्रकार का नदी प्रवाह तंत्र है, और ये दोनों नदियां रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। ठीक, और इनका जो ढाल है वो पश्चिम की ओर है।
ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है लूनी नदी किस में गिरती है? तो दोस्तों लूनी नदी कहीं नहीं गिरती है, यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक, इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो दोस्तों इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमिबंधित नदी है? दोस्तों भूमिबंधित नदी है इसमें से लूनी। ठीक है, क्योंकि ये किसी समुद्र में जाकर नहीं गिरती है, यह केवल कच्छ के रण में ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। ठीक दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसका ऑप्शन जो होगा सही होगा वो ऑप्शन ए होगा। दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियां तो अरब सागर में गिरती हैं, जबकि जो राप्ती नदी है यह राप्ती नदी अपने हिमालयी नदियों की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, राप्ती, और इस राप्ती के किनारे गोरखपुर है, जबकि ताप्ती या तापी के किनारे सूरत है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो दोस्तों इनमें से जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है वो है नर्मदा नदी। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों लवण नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी। मैंने बताया था यह सांभर झील से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, और यह सांभर झील जो है ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों ज्वार नदमुख का निर्माण जो नदी करती है उसका नाम है नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ऐसी नदियां जो सीधे समुद्र में गिरती हैं, ठीक है, उनको ज्वार नदमुख या एस्चुअरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो देखो इनमें से जो ए है नर्मदा, वो तीन से किस प्रकार से भिन्न है? दोस्तों जो कावेरी है, कृष्णा है और गोदावरी है, ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, जबकि जो नर्मदा है यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों जो डेल्टा नहीं बनाती है वो है ताप्ती नदी। बाकी गंगा, गोदावरी और महानदी तीनों डेल्टा बनाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ठीक, तो दोस्तों दो नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, मैं बता चुका हूं, नर्मदा और ताप्ती नदियां। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जबकि ये नदियां डेल्टा बनाती हैं। ठीक, तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।